हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू यूर माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग एनर्जी को स्टार्ट करने वाले हैं। वर्क में जितना भी पढ़ना था, मतलब कि पढ़ाने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आपके सीबीएसई के सिलेबस में या स्टेट बोर्ड के सिलेबस में बेसिकली एनसीईआरटी बुक में है, ठीक है ना। तो वर्क के बारे में जितना क्लास 9th के लिए है उतना हम लोगों ने देख लिया, ठीक है स्टूडेंट। अब अगला जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है एनर्जी। स्टूडेंट, एनर्जी आखिर कहते किसको है? स्टूडेंट, आप अगर आपको थोड़ा सा वीकनेस लग रहा होगा, अगर घर वाले कह देते हैं जरा ये काम कर दो, तो आप कहते क्या है कि एनर्जी नहीं है बॉडी में, ठीक है ना। या फिर आप बहुत खेल कूद के आए हैं और आपको भेज दिया जाए कि मार्केट चले जाओ और ये सामान ले आओ, तो कहते क्या है कि एनर्जी नहीं है, पहले कुछ खा लेंगे उसके बाद, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, खा लेने के बाद एनर्जी कहाँ से आता है? तो स्टूडेंट वहाँ पे क्या रहता है, एक स्टूडेंट एक वर्ड एक स्टेटमेंट है एनर्जी से रिलेटेड, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed, it can only be transformed from one form to another form। तो स्टूडेंट, हम लोग जो फूड खा रहे हैं वो भी क्या है, हमारे लिए फ्यूल है, ठीक है ना। तो उसमें जो भी एनर्जी रहता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन बॉन्ड, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, बॉन्ड के फॉर्म में एनर्जी है, तो वो बॉन्ड जैसे ब्रेक करता है तो लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। तो हम लोग उसको यूटिलाइज करते हैं वेरियस फॉर्म ऑफ वर्क में, ठीक है ना। तो या फिर जो अदर एक्टिविटीज में। तो स्टूडेंट, एनर्जी क्या है कि एबिलिटी टू डू वर्क, वर्क करने की जो एबिलिटी है उसी को कहेंगे एनर्जी। किसी के किसी में अगर बहुत ज़्यादा वर्क करने की कैपेसिटी है तो उसमें हाई एनर्जेटिक पर्सन कहेंगे, और अगर किसी में वर्क करने की एबिलिटी या कैपेसिटी कम है तो उसको लेस एनर्जेटिक पर्सन कहेंगे, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं। एनर्जी क्या है? एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अब स्टूडेंट, एनर्जी मतलब कोई भी बॉडी होगा जो वर्क कर रहा है, इसका मतलब उसके अंदर एनर्जी होगा। वर्क कर रहा है मतलब एनर्जी होगा। एनर्जी को क्या कर रहा है, वो एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है ना। कोई भी काम करने के लिए क्या चाहिए हम लोगों को, एनर्जी का एक्सपेंशन चाहिए होगा, ठीक है ना। तो इसमें स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, वेन एवर ए वर्क हैज ए वर्क इज being done, energy has to expense, ठीक है। तो एनर्जी को क्या करना पड़ता है, हम लोगों को खर्च करना पड़ता है कोई भी काम को करने के लिए। तो स्टूडेंट, इसमें ये नहीं लिखेंगे कि हाई एनर्जेटिक या लेस एनर्जेटिक, वो सब लॉजिकली आप लोग उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें और क्या चीज चाहिए स्टूडेंट, क्या हम लोग जो काम काम करते हैं तो क्या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है उसका, कि इसी डायरेक्शन को फॉलो करते हुए काम करेंगे? नहीं, ठीक है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे जो एनर्जी है वो क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा या वेक्टर क्वांटिटी होगा? स्टूडेंट, डायरेक्शन नहीं है इसका मतलब ये स्केलर होगा, ठीक है। जहां कहीं पर भी डायरेक्शन का वर्ड मतलब डायरेक्शन इस्तेमाल में है, यूज में है, उसको कहेंगे हम वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इज अ scalar quantity as it has only magnitude and no direction, ठीक है। अब स्टूडेंट, इसके बाद एनर्जी का कुछ ना कुछ एसआई यूनिट भी होगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि वर्क डन जो कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं कब, जब एनर्जी एक्सपेंस हो रहा है, ठीक है। तो एनर्जी और वर्क दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, मतलब कि एक टर्म में यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, ठीक है स्टूडेंट। तो एनर्जी का जो ऐसा यूनिट हो जाएगा वो जूल हो जाएगा, जो वर्क डन का भी हम लोगों ने देखा था। तो स्टूडेंट, हम लोग 1 जूल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि 1 जूल का मतलब क्या हो जाएगा, कि एक मतलब हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि 1 जूल ऑफ वर्क इज कॉल्ड 1 जूल ऑफ एनर्जी। तो 1 जूल जो एनर्जी हम लोग खर्च किए हैं 1 जूल काम करने के लिए, ठीक है ना, तो वही हो जाएगा हमारा 1 जूल ऑफ एनर्जी। तो और स्टूडेंट, इसमें
वेरियस फॉर्म है स्टूडेंट, देयर आर वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है ना स्टूडेंट। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं क्या, हीट एनर्जी हो गया, या इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गया, या मैकेनिकल हो जाएगा, या लाइट एनर्जी हो जाएगा, और भी बहुत तरह की एनर्जी है स्टूडेंट एक्सेट्रा। लेकिन हम लोगों को जो इस बुक में पढ़ना है वो क्या है स्टूडेंट, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी में क्या आ जाएगा, स्टूडेंट हालांकि एनर्जी जो चैप्टर था आप लोगों को नहीं, आप सॉरी ये क्लास 10th वालों को हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है ना, सोर्स ऑफ एनर्जी में। तो स्टूडेंट आप लोगों को क्लास 9th में सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी को देखना है, ठीक है ना। मैकेनिकल एनर्जी में क्या क्या काउंट होता है स्टूडेंट, एक पोटेंशियल एनर्जी काउंट होगा और दूसरा काइनेटिक एनर्जी काउंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है स्टूडेंट, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टूडेंट इसको मैकेनिकल एनर्जी को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, द सम टोटल ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज मैकेनिकल एनर्जी। स्टूडेंट काइनेटिक जो वर्ड आया है वो काइनेमेटिक से आया है, और काइनेमेटिक का मतलब होता है मूवमेंट। तो जो भी ऑब्जेक्ट या फिर जो भी बॉडी मूव कर रहा होगा तो उस मूविंग बॉडी में जो एनर्जी होगा वो काइनेटिक एनर्जी होगा, और पोटेंशियल जो आया है वो है पोजीशन से, ठीक है ना। तो कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, वो रेस्ट पोजीशन पे है, लेकिन वो अर्थ के सरफेस से कितना ऊपर में है, कितनी किस हाइट पे रखा हुआ है, उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी उसका काउंट करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग काइनेटिक एनर्जी से स्टार्ट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी छोटा सा है, मतलब कि ये भी छोटा सा ही है, आज इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी में एनर्जी पोजेस्ड बाय ए मूविंग बॉडी हम लोग देखेंगे, उसका फॉर्मूला देखेंगे कि हाफ एम वी स्क्वायर कहाँ से आया है। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे। इसमें पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने थोड़ी लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो उसमें एक फॉर्मूला था mgh, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो वहां पे क्या कर रहे थे, कोई भी ऑब्जेक्ट को उठा करके किसी दूसरे पोजीशन पे रख रहे थे। तो ठीक यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं हम लोग कि उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन को चेंज कर रहे हैं और किस हाइट पे रख रहे हैं, तो उस हिसाब से इसका भी फॉर्मूला जो होता है वो mgh ही होता है, ठीक है। स्टूडेंट आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट यहाँ तक हो गया। इसे थोड़ा थोड़ा इसमें लिखाना है और उसके बाद इसका फॉर्मूला। इस चैप्टर से क्वेश्चन इन्हीं दोनों से आते हैं, ठीक है ना, और वर्क में एग्जाम में आ जाते हैं, वर्क से भी आते हैं। वर्क से भी आपको नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, वो जो परपेंडिकुलर वाला था वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इससे हम लोगों का एक नंबर में क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक जो बताए थे वो स्टूडेंट, काइनेमेटिक मतलब मोशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग लिख सकते हैं एनर्जी पोजेस्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी, यही हो जाएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी। स्टूडेंट हो सकता है मे बी माई इंग्लिश थोड़ा सा वीक, तो उसमें क्या बोलते हैं स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, ठीक है ना। चांसेस बहुत ज़्यादा है इसमें, ठीक है ना, लेकिन कोशिश करता हूँ थोड़ा सा चांस कम हो जाए, ठीक है ना, कहीं कहीं पे हो सकता है। तो काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा स्टूडेंट, दोज बॉडी विच आर इन मोशन पोजेस काइनेटिक एनर्जी। तो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या है कंडीशन, मूविंग ऑब्जेक्ट होगा, तो वो जब तक मूव करते रहेगा उसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है ना। हो सकता है कि मोशन करते करते वो धीरे हो गया हो, ठीक है ना, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि वो हमेशा जिंदगी भर मूव करते रहेगा जब तक खत्म नहीं हो जाता, नहीं ऐसा नहीं होगा। वो काम करेगा, थोड़ा देर काम करेगा, मूव करेगा, थोड़ा देर के बाद रुक जाएगा। तो रुक जाने से पहले, ठीक है ना, तो रुक गया मतलब काइनेटिक एनर्जी उसमें खत्म हो गया, ठीक है ना। व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट स्टॉप्स इस काइनेटिक एनर्जी इक्वल बिकम्स जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होने से पहले, मतलब कि ऑब्जेक्ट रेस्ट होने से पहले वो कितना वर्क किया, तो वो हम लोगों को देखना है, ठीक है। स्टूडेंट सपोज कर लेते हैं
यही फुटबॉल का सबसे इजी एग्जाम्पल है। मान लेते हैं क्या कि यहाँ पे क्या हो रहा, मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो मूव कर रहा है वो तो हम लोगों को पता ही है, ठीक है। यहाँ से यहाँ आ गया है, एस डिस्टेंस कवर अप किया है, ठीक है। डिस्टेंस विजिबल तो है, ठीक है। एस डिस्टेंस कवर कर लिया। ये जब स्टार्ट किया होगा स्टूडेंट, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगा। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग मान लेते हैं v, ठीक है। और स्टूडेंट यहाँ पे आ जाने के बाद क्या हुआ होगा, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ गया होगा, रुक गया स्टूडेंट। तो इसका फाइनल वेलोसिटी ये स्मॉल v है स्टूडेंट और ये कैपिटल V है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट फॉर्मूला ही ऐसा है mv², तो हम लोगों को v मान के बनाना होगा, ठीक है ना। स्टूडेंट कुछ नहीं है तो इसको u ले लेते हैं, ठीक है ना, जो हम लोग पढ़ते आए हैं। और इसका हो जाएगा v, फाइनल वेलोसिटी v, जो हम लोगों ने मोशन चैप्टर में भी देखा था। स्टूडेंट इनिशियल वेलोसिटी v u है और फाइनल वेलोसिटी v है, और v बराबर कितना स्टूडेंट 0 है, और ये 0 नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा का मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसमें वेलोसिटी है और वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ठीक है ना। वेलोसिटी कम हो रहा मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सीलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो मूव कर रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन भी होगा बॉडी में, भले ही वो रिटार्डेशन हो रहा है, लेकिन एक्सीलरेशन क्या है, रिटार्डेशन क्या है, नेगेटिव एक्सीलरेशन है। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन कुछ ना कुछ हो रहा है, ठीक है ना। वेलोसिटी चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका एक्सीलरेशन होगा, ठीक है। तो वो हम लोगों को अभी नहीं लिखना, वो हम लोगों को थोड़ी देर के बाद लिखना है, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो मूविंग बॉडी का होगा वो उसका जो मेजरमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, इट कैन बी मेजर्ड as the amount of work done before coming to rest, ठीक है। रेस्ट से आने से पहले वो कितना काम किया है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा काम किया है, शाबाशी मिलेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे वर्क डन क्या होता है, जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं बचपन से का मतलब है कि एक क्लास पीछे से, ठीक है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक, कोई बात नहीं। अब स्टूडेंट यहाँ पे वर्क डन को हम लोग सिंपली W लिख लेते हैं, ठीक है ना, सॉरी W अभी नहीं। स्टूडेंट यहाँ पे अब और एक लाइन तो लिखना ही होगा, वर्क डन फोर्स क्या आता है स्टूडेंट, इस बॉडी का तो कुछ ना कुछ वेट होगा, मतलब कुछ ना कुछ वेट नहीं कहेंगे, वेट तो फोर्स हो जाता है, फोर्स हो है तो इसमें मास होगा ही होगा, ठीक है ना। दुनिया में जितना भी बॉडी है स्टूडेंट उसमें मास होगा ही होगा, ठीक है ना। वेट 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वेट 0 हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन मास कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। ये हम लोगों ने मास और वेट वाले में जो हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने देखा था, मास है वो स्टूडेंट, और ये मूव कर रहा है तो एक्सीलरेशन भी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे एम ए लिख सकते हैं, MAS। न्यूटन का जो सेकंड लॉ हम लोगों ने देखा था स्टूडेंट, फर्स्ट लॉ फोर्स को डिफाइन कर रहा था और सेकंड लॉ फोर्स का फॉर्मूला दे रहा था हम लोगों को, मतलब कि हम लोगों को फोर्स और एक्सीलरेशन के बीच में हम लोगों को क्या दे रहा था, रिलेशन हम लोगों को मिल रहा था, ठीक है, फोर्स और एक्सीलरेशन के बीच में। तो स्टूडेंट हम लोगों ने इसके जस्ट पहले क्या देखा था कि एनर्जी जो होगा वो मतलब वर्क डन के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो जितना एनर्जी हमारे बॉडी में होगा उतना ही वर्क हम लोग कर पाएंगे, ठीक है ना। अब ऐसा थोड़ी कि हम लोग एनर्जी अगर कम हो गया तो हम लोग के पास थोड़ा बहुत जिंदा रखने के लिए है एनर्जी, तो उसको भी काम करके हम लोग खत्म हो जाएंगे, वैसा नहीं। तो थोड़ा बहुत तो एनर्जी हमारे बॉडी में हमेशा स्टोर रहता है, ठीक है ना। ये हम लोग बायो में हर चीज स्टोर रहता है, ठीक है ना। हम लोग जितना भी सांस छोड़ दे वो थोड़ा सा रिजर्व वॉल्यूम हमारे लंग्स में रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। हम लोग सांस जो छोड़ते हैं ना, तो आप लोगों को लगता होगा कि अगर बहुत ज्यादा निकाल रहे हैं, ठीक ना, सांस बाहर छोड़ रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, तो आप लोगों को लगता होगा कि सारा हवा निकल गया है, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता है, हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ रिजर्व रहता है, ठीक है। तो उसी तरह क्या है कि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ रिजर्व रहेगा ही। तो स्टूडेंट यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है स्टूडेंट। यहाँ पे एक चीज और आप लोग लिख लीजिएगा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय
या फिर रिप्रेजेंटेड एज एनर्जी ऑफ काइनेटिक। ठीक है, मतलब के सबस्क्रिप्ट में रहेगा छोटा सा और ई फॉर एनर्जी, के फॉर काइनेटिक, ई फॉर एनर्जी। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी। ठीक है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी, और वर्क डन है क्या चीज स्टूडेंट, MAS है। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो MAS के इक्वल हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब स्टूडेंट इस वाले को घेर दीजिए, हालांकि ये हमारा फॉर्मूला नहीं है, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे अभी और एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन क्या था स्टूडेंट, v इक्वल टू u प्लस एटी, वो था फर्स्ट वाला। ठीक है ना, सेकंड क्या था, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और जो थर्ड था वो था v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ as। ठीक, क्योंकि ये एनर्जी यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, रिटार्डेशन हो रहा है, तो रिटार्डेशन में हम लोग माइनस a यूज करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। ठीक, अब स्टूडेंट फाइनल वेलोसिटी क्या है, वहां पे जीरो है, बहुत बढ़िया। इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2as, ये तो जीरो खत्म हो जाएगा, तो स्टूडेंट अगला लाइन में माइनस माइनस खत्म कर देंगे। अब हम लोगों को क्या बचेगा, as क्या हो जाएगा स्टूडेंट, u स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, यही बचेगा स्टूडेंट, एक स्टेप हमने खा लिया है। ठीक है ना, तो जैसे बुक में हम लोग बोलते हैं स्टेप तो पूरा लिखा ही नहीं है, स्टेप खा खा के बनाया है, यहाँ पे एक स्टेप यहाँ पे हम लोग स्किप कर दिए, वो आप लोग लिख लीजिएगा। तो स्टूडेंट अब इस वाले फॉर्मूला को हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं सिंस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू MAS एंड AS इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2, therefore combining these two equation we get kinetic energy as half mu स्क्वायर। ठीक है ना स्टूडेंट, बुक में आपका v स्क्वायर है, v क्या है, वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे हम कंसीडर किए हैं u, तो आपका हो जाएगा u स्क्वायर। ठीक है ना स्टूडेंट, जैसे कि शुरू से ही मतलब कि आप लोग कुछ भी इसको मान सकते हैं। ठीक ना, अल्फाबेट 26 है, 26 का आप लोग कुछ भी मान सकते हैं। जैसे हम लोगों का बचपन में जो मेंसुरेशन वगैरह था, तो स्क्वायर होता था, रेक्टेंगल होता था, तो बच्चे क्या करते थे, ABCD यूज करते थे। मेरा सरनेम है गणित, तो हम ABCD की जगह पे GANI ही लिखते थे। ठीक है ना, तो उनको नंबर देना भी होता था, मार्क्स काट नहीं सकते थे, वहाँ पे अल्फाबेट हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ से हम लोगों को क्या क्या मिल रहा है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, मतलब साइज से लेना देना नहीं है, जितना ज्यादा मास का ऑब्जेक्ट होगा उतना ज्यादा, हालांकि हम लोग कह सकते हैं कि बिगर द साइज ग्रेटर द मास। ठीक है ना, तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर केस में ही ऐसा हो। ठीक है ना, तो आप लोग कहिएगा बैलून जो बहुत बड़ा बड़ा आता है, गैस बैलून कहते थे, पता नहीं अब आता है या नहीं, मेरा तो छोड़ ही दिया हूँ जाना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि सिंस काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, स्क्वायर है वेलोसिटी का स्टूडेंट, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि स्टूडेंट इसको यहीं पर खत्म कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ग्रेटर द मास, ग्रेटर द मास मोर इज, हाँ इसी तरह लिखिए काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे ग्रेटर द वेलोसिटी, ग्रेटर या फिर मोर इज द काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन इस तरह से आता है स्टूडेंट कि मास को अगर डबल कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, वो भी क्या होगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेलोसिटी को अगर डबल कर देंगे तो 2 का स्क्वायर 4, तो वो 4 टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे स्टूडेंट वो लिखवा नहीं रहे कि मास डबल हो जाएगा, वेलोसिटी डबल हो जाएगा,
वेलोसिटी अगर हाफ कर देंगे तो वो 1/4 हो जाएगा, मास को हाफ कर देंगे तो वो हाफ ही रहेगा। तो ये सब बच्चा वाला चीज़ है, वो आप लोग लॉजिकली उसको सोचिएगा, ठीक है ना। इसलिए हम लोग कह सकते हैं ना कि मास के और वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सिंपली हम लोग लिख सकते हैं बॉडी विथ ग्रेटर मास and high velocity has greater kinetic energy as compared to body with lesser mass and less velocity। इसमें यहाँ पे वेलोसिटी को हम लोग स्पीड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। मोर और लेस दोनों एक ही चीज़ है, बस थोड़ा सा फर्क पड़ता है स्केलर और वेक्टर में। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्पीड को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को सिनोनिमसली यूज़ कर सकते हैं, उसी तरह यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी तो हो ही गया है, इससे रिलेटेड और तो कुछ हम लोगों को नहीं देखना है। अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, ठीक है। स्टूडेंट आप लोग इसको नोट करिए, इसको रब करेंगे। स्टूडेंट यहाँ तक लिख लिया होगा आप लोगों ने। स्टूडेंट इसको रब कर देते हैं, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी। स्टूडेंट मैक्सिमम 10 से 15 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें भी, और वो कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आप लोगों को आता है क्वेश्चन में, मतलब एग्जाम में, और क्वेश्चन इसी टाइप करेगा कि what will be the change in kinetic energy when the speed या फिर when the velocity of the body double, tripled or the mass of the body becomes half और 4 टाइम, कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। तो उस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है। मतलब ओरिजिनली ये एक इक्वेशन इसको मान लीजिएगा फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन में जो आपका क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप लोग इसको मॉडिफाई करिएगा। 3 टाइम्स द वेलोसिटी बोलेगा तो 3 का स्क्वायर होगा, ऐसा नहीं कि इसको 3u स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है ना। ये प्रॉपरली क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इस टाइप से u, जैसे u स्क्वायर अभी है 3u का मतलब 3u का टोटल का होल इसका मतलब 9u स्क्वायर। बहुत सारे बच्चों को हमने देखा है कि u स्क्वायर बोला है और 3 टाइम्स कह दिया है, तो उसको हम लोग इस तरीके से भी करते हुए देखा है, ठीक है ना। दूसरों को क्या बोले, मेरे स्टूडेंट कर देते हैं ऐसा, ठीक है ना। फिर उन लोग के लिए छड़ी है यहाँ ऑफलाइन वालों के लिए, तो छड़ी पड़ती है तब याद ठीक से रहता है, ठीक है स्टूडेंट। इसको रब कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा भारी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। इसको रब करते हैं। Number second is पोटेंशियल एनर्जी। इसमें पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, थोड़ी देर पहले, मतलब सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था, इंट्रोडक्शन भी नहीं दिया था, सिर्फ बताया था हिंदी में कि पोजीशन जो वर्ड है उसी से आया गया, ठीक है ना। तो मूविंग ऑब्जेक्ट में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, और जो भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है ना। रेस्ट में रहने का मतलब ऐसा नहीं कि वो, हाँ वो रेस्ट में कह सकते हो उसको, ठीक है। लेकिन उसका क्या होगा, पोजीशन अलग अलग जगह पे होगा, ठीक है। अलग अलग पोजीशन पे उसका काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग होगा, ठीक है ना। अगर ग्राउंड से 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हैं ऊपर में तो उसका पोटेंशियल अलग होगा, अगर 1 किलोमीटर ऊपर लेके जाते हैं तो उसका पोटेंशियल अलग होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, पहले तो इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स position and change in shape of body, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे बेसिकली हम लोग इसको 2 पार्ट में क्या करते हैं, उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। जैसे पहला केस क्या लिए हम लोग, ड्यू टू पोजीशन। ड्यू टू पोजीशन में क्या आता है स्टूडेंट, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, ठीक है।
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। और स्टूडेंट अगला है कि ड्यू टू शेप चेंज, ठीक है, या फिर ड्यू टू चेंज इन द शेप ऑफ बॉडी, तो उस कंडीशन में आ जाता है स्टूडेंट इलास्टिक। अभी बता दें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है स्टूडेंट। आप लोगों ने सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल है रबर, ठीक है। हाँ, वही रबर जो लड़की लोग अपने हेयर में लगाती हैं, ठीक है ना, या फिर वो हेयर बोलते हैं, वो रबर जो मिठाई दुकान में वो नहीं होता है, एक जो रबड़ी को रैप करने में काम आता है, ठीक है ना। और बचपन में हम लोगों ने उसको पेपर फंसा के फेंक के मारते भी थे बच्चों को, मतलब अपने क्लास फ्रेंड को, वो रबर, ठीक है ना। तो वो रबर क्या होता है स्टूडेंट, परफेक्ट इलास्टिक का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। परफेक्ट इलास्टिक को कहेंगे कि उसको खींच दिए, जब तक हम लोग खींच दिए का मतलब है कि फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना। और फोर्स लगाए तो उसका पोजीशन उसका जो शेप है वो चेंज हो गया, तो शेप चेंज हो गया, जैसे उस फोर्स को हम लोग रिलीज कर दिए वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा। अगर वो ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाता है तो उसको हम लोग कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, ठीक है ना। अगर वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं होगा तो वो कभी अपने शेप में चेंज वापस से नहीं आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल है इसका, ये पेन है, ठीक है। इसको अगर हम लोग क्या है कि एक लिमिट तक क्या होगा कि इसमें परफेक्टली इलास्टिक होगा, लेकिन उसके बियॉन्ड अगर हम लोग इसको मोड़ देंगे तो क्या होगा, जैसे ये शर्ट इसको मोड़ते हैं, इसको छोड़ दिए तो वो वापस अपने पोजीशन पे आ गया, लेकिन इसको मोड़ के अगर ऊपर ले जाएंगे तो वो वापस कभी अपने पोजीशन पे नहीं आएगा, उसको बोलेंगे इम्परफेक्ट इलास्टिक बॉडी, ठीक है, या फिर नॉन परफेक्ट इलास्टिक बॉडी। तो शर्ट यहाँ पे बताने का मतलब क्या था कि कोई भी दैट मीन्स बॉडी इन रेस्ट, बॉडी में हर जगह हम लोग वाई, हाँ कभी कभी तो ऐसे से खींचा जाता है, समझ लीजिए कि बॉडी लिखा हुआ है, ठीक है ना, वाई प्रॉपरली लिखाता नहीं है। तो बॉडी इन रेस्ट ऑल्सो पोजेस सम एनर्जी, ठीक है। कंक्लूजन तो ये निकल रहा है कि भाई वो बैठा हुआ अपनी जगह पे है तो उसमें भी कोई ना कुछ एनर्जी होगा, ठीक है ना। बैठने के लिए भी एनर्जी होगा, मान लीजिए वो बैठे बैठे बेहोश हो जाता है तो उसमें भी एनर्जी होगा, बेहोशी की हालत में भी एनर्जी होगा, ठीक है ना। हम लोग एनर्जी कैसे निकालेंगे उसमें कि भाई उसका मास कितना है बॉडी का वो पता कर लो, मास निकल गया, जी का वैल्यू पता है हम लोगों को 9.8 लेते हैं, और वो कितने हाइट पे बेहोश हुआ है, ठीक ना। अगर बेड है तो वो 2 से 2.5 मीटर होगा ऊंचा, तो हम लोग क्या करेंगे उसको हम लोग काउंट करके निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इवन मरे हुए बॉडी में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, एक बॉडी ग्राउंड पे रखा हुआ है, ठीक, ये रेस्ट में है, इसमें तो ना ही काइनेटिक एनर्जी है, मूव तो कर नहीं रहा, ग्राउंड पे है मतलब हाइट 0 है, तो मतलब इसमें ना ही काइनेटिक एनर्जी है ना ही पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। इसको सपोज कर देते हैं, इसको हम लोग रेस्ट कर दिए अप टू हाइट h, ठीक है। रेस करने में क्या है, हम लोग उसमें कुछ फोर्स लगाए, हम लोग एनर्जी एक्सपेंस किए, तो एनर्जी को एक्सपेंस मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो एक फॉर्म यहाँ था, हम लोग उसको उठाए तो अपना एनर्जी क्या किए उसमें चेंज कर दिए, कन्वर्ट किए, तो उसके पोजिशन को उठाने में क्या हुआ कि अभी क्या हो गया कि ये यहाँ पे आ गया, अभी एनर्जी नहीं था, हम लोग इस पे वर्क किए, एनर्जी वो उसमें गया, एनर्जी गया तो वो यहाँ पे आ जाने के बाद एनर्जी उसको मिल गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी उसमें कुछ होगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर से एक फोर्स नीचे काम करेगा, फोर्स दैट इज mg, और हाइट h है तो mgh हो जाएगा। जैसे ये नीचे गिरता है, मान लीजिए कि ये ईंट है, ठीक है, तो ईंट में यहाँ पे तो एनर्जी 0 था, यहाँ लेगा कुछ ना कुछ एनर्जी आ गया, कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई एनर्जी आया है, किसी के ऊपर आप फेंक दीजिए, ठीक है। फेंक देने से क्या होगा, उसको चोट लगेगा, चोट लगा उसको, इसका मतलब कि इसका जो एनर्जी था, एनर्जी क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो इसको इतना ऊपर से अगर किसी के ऊपर फेंक दिया या फिर कहीं भी फेंक दिया, फिर मिट्टी में फेंक दिया, तो मिट्टी का क्या होता है, शेप डिफॉर्म्ड हो जाएगा। डिफॉर्म जो हो गया मतलब कि अब ये एनर्जी लगाया है उस बॉडी में, ठीक है, बॉडी में एनर्जी लगाया है, कहाँ से लगाएगा, जब इसके पास कुछ एनर्जी होगा तभी तो लगाएगा, और इसके पास एनर्जी कब आया, जब हम लोग इसको वर्क करके यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट कर दिए, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग इसका जनरल फॉर्म में क्या लिखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू
the product of weight and height या फिर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? सबसे पहली बात तो हम लोग फोर्स लिखेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। पोटेंशियल एनर्जी फोर्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट? mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? h, तो ये h हो जाएगा। ठीक है, नो नीड टू राइट द एसआई यूनिट और स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, वो सब हम लोगों ने पहले ही लिख लिया है। ठीक है ना, तो उसी के अंदर अगर सब कैटेगराइजेशन अगर करते हैं तो जो एक सेकेंड स्टूडेंट, हाँ स्टूडेंट, वो क्या बोलते हैं उसको, लाउड स्पीकर बज रहा था इसलिए बंद करना पड़ा। तो स्टूडेंट यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स किसके इक्वल होगा? वेट, और डिस्प्लेसमेंट जो है या डिस्टेंस वो हो जाएगा हाइट के। तो यहाँ पे mgh हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। जो एनर्जी की है तो एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होता है। ठीक ना, एनर्जी किसी भी फॉर्म में रहे उसका यूनिट जूल रहेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हालांकि इस चैप्टर के रिस्पेक्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो एक्सेप्शन हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, मतलब अगर जरूरत होगा तो उसको भी देखेंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए ही नहीं, ये पोटेंशियल एनर्जी में जितना हम लोगों को देखना था वो हम लोगों ने देख लिया। इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए था नहीं। ठीक है ना, क्वेश्चन इसी से आता है कि एक बॉडी है जो ग्राउंड लेवल पे है और उसको हम लोग अप टू ए सर्टेन हाइट उसको हम लोग शिफ्ट कर दिए हैं, 5 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर, कितना भी। ठीक है, अब पूछ रहा है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, या फिर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, अच्छा आप लोग लिखिए भी, हम क्वेश्चन यहाँ पे बोलते हैं। तो आप लोगों को ये भी पूछा जा सकता है कि एक ऑब्जेक्ट था जो इस बिल्डिंग के छत पे रखा हुआ था, उस बिल्डिंग पे छत के ऊपर से क्या हुआ, उसको उठा करके दूसरे बिल्डिंग के छत पे ले जाया गया, तो उनमें क्या चेंज हुआ होगा? काइनेटिक एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी का कितना चेंज देखने को, वेरिएशन देखने को मिला। तो आप दोनों बिल्डिंग से आप लोग निकाल लीजिए, बिल्डिंग का हाइट पता है तो मास पता है और जी का वैल्यू हम लोगों को मालूम ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को निकाल करके दोनों को माइनस कर देंगे, डिफरेंस जितना होगा उतना ही हमारा पोटेंशियल एनर्जी में वेरिएशन भी देखने को मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद सिर्फ एक टॉपिक बचता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, अभी जितना भी हम लोगों ने 2-3 बार बोल ही दिया हो कि क्या बोले थे, हाँ, नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो और जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो कंजर्व होता है, मतलब कि हर पॉइंट पे जो, इसमें स्टूडेंट एक लाइन लास्ट में लिखी लीजिए, दी सम टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज मैकेनिकल एनर्जी। आई थिंक ये वाला लाइन हम लोग पहले कहीं लिखे हैं। तो स्टूडेंट मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम लोग देखेंगे, इसकी जरूरत पड़ेगी। हर पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को निकालना होगा और वो हर पॉइंट पे सेम होगा। ठीक है ना, किसी भी डिस्टेंस पे, किसी भी हाइट पे या ग्राउंड लेवल पे, हर जगह इन दोनों का जो सम होगा वो सेम होगा। कैसे होगा सेम, वो हम लोग देखेंगे अगली क्लास में। मे भी अगला क्लास जो है वो थोड़ा सा लेंदी हो, क्योंकि अगली क्लास में इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। स्टूडेंट आप लोग नोट करिए, 5 सेकेंड।